ओके सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन आई मेड लर्नर। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो एग्जैक्टली कोरोना वायरस है क्या? कोरोना वायरस जो है वो एक होल फैमिली वायरस है इसकी। जैसे हमारी फैमिलीज होती है वैसे ही कोरोना वायरस जो है ये भी एक फैमिली है। इसके अंदर बहुत सारे वायरसेस आते हैं। इन वायरसेस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है ये स्पाइक प्रोटीन है और ये क्राउन जैसे दिखते हैं, क्राउन लाइक। दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज कोरोना वायरस। आपने और भी कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, जो कि जिसको हम बोलते हैं सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि आउटब्रेक हुआ था 2002 में। उसके बाद इसी की फैमिली का दूसरा वायरस है, दैट इज़ मर्स कोरोना वायरस। तो मर्स मीन्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि आउटब्रेक हुआ था 2012 में। इनके अलावा और भी कुछ कोरोना वायरसेस हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके कोई स्पेशली नेम्स नहीं हैं, जो कि नॉर्मली क्या कॉज करते हैं? कॉमन कोल्ड। और हाल फिलहाल जो वायरस चल रहा है उसको हम बोलते हैं सार्स कोव 2। और ये जो डिजीज़ कॉज करता है उसको हम बोलते हैं कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, या फिर और कोविड-19 फॉर शॉर्ट। तो ये जो बेड्स होते हैं, ये जो है ये बहुत सारे वायरसेस के नेचुरल रिजर्वायर्स है। मतलब कि बेड्स के अंदर बहुत सारे वायरसेस एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं। तो जो वायरस होता है वो बेड के अंदर ही क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते रहते हैं, रेप्लिकेट करते रहते हैं विदाउट मेकिंग बेड सिक। मतलब इसको बिना बीमार किए रेप्लिकेट करते रहते हैं। तो जो बेड है वो क्या करता है? अदर एनिमल्स को वायरसेस पास करता है और अदर एनिमल्स से ये फाइनली ह्यूमंस में पास होता है। और यही चीज़ चाइना के वुहान शहर में हुई थी। जब एक पर्सन को ये वायरस ने अटैक किया, एक ने दूसरे पर्सन को, दूसरे ने तीसरे को, तो दिस साइकिल गोस ऑन। तो ये पर्सन टू पर्सन भी कैसे फैला? बाय स्नीजिंग एंड कफिंग। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से ये वायरस पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है। और क्या आपको पता है दैट इन जस्ट वन कफ इट कैन स्प्रे 3000 ड्रॉपलेट्स, जो कि बहुत सारी जगह पे जा सकती है। और आप किसी कफ के ड्रॉपलेट्स के सामने अगर रहते हैं डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली वायरस के कांटेक्ट में आ जाएंगे। लेकिन अगर ये एयर में ही रहता है, जो ड्रॉपलेट्स है ये एयर में रहता है, एंड ड्रॉपलेट्स विच कंटेंट्स द कोरोना वायरस, सो इट कैन फ्लोट अप टू 3 आवर्स। अगर कोई बॉक्स पे है, लाइक मे बी फॉर एग्जाम्पल अ काइंड ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स, तो ये 24 आवर्स से भी ज़्यादा रह सकता है। और अगर ये प्लास्टिक पे, कोई भी प्लास्टिक मटेरियल्स पे अगर ये रहता है, तो इट कैन बी स्टे फॉर मोर देन 2 to 3 डेज। चलो एक सिचुएशन को हम एज्यूम करते हैं। अगर आप वायरस के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और अगर आप वायरस के कांटेक्ट में आने के बाद अगर आपने कोई आपका फेस रब किया, या फिर मतलब फ्रॉम योर सेल्फ आपकी बॉडी में अगर वो वायरस एंटर कर जाता है ना, आप इन्फेक्टेड हो गए हो, उसके बाद क्या होगा? जब वायरस बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन? तो जो मैंने आपको अभी बताया कि जो स्पाइक्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, ये इनको यूज़ करता है। और इसी की वजह से इसको हम, तो ये क्या करता है? इसके पास जो प्रोटीन्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया, ये प्रोटीन्स को जो कि क्राउन जैसे दिखते हैं, और इसी की वजह से हम इसको कोरोना वायरस बोलते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये एक तरह से चाबी जैसे काम करते हैं, जो कि क्या करते हैं? हमारे सेल्स के पास क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स यानी कि एक तरह से आप समझ लो एक दरवाज़ा है ना, जिसके थ्रू ही कोई अंदर आता है, कोई बाहर आता है, या फिर वहाँ से कोई सिग्नल सेल्स के पास जाता है। तो क्या करते हैं? ये जो स्पाइक प्रोटीन्स है ये एक की जैसे काम करते हैं, जो कि इन रिसेप्टर्स को यूज़ करते हैं, और इन रिसेप्टर्स को यूज़ करके वो सेल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। और अगर हम देखा जाए तो ये कहाँ पे बेसिकली इनका अटैक कहाँ होता है? लंग्स में होता है। और लंग्स में भी बहुत सारे टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कौन से रिसेप्टर्स पे, तो वो होते हैं ACE2। ये हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2
ये रिसेप्टर्स होते हैं, इसके थ्रू क्या होते हैं, वो हमारे सेल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। जैसे ही वायरस सेल्स के अंदर एंटर हुआ, ये क्या करेगा, इट रिलीजेज इट्स आरएनए। आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि ह्यूमंस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, वैसे वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और फिर ये क्या करता है, इट ट्रिक्स योर सेल्स, मतलब को क्या करता है, बेवकूफ़ बनाता है। कैसे, ये अपने ही सेल्स की कॉपीज़ बनवाता है हमारे सेल्स को यूज़ करके। तो हमारी सेल्स क्या हो गई, इट्स लाइक फैक्ट्री हो गई ना, इन सेल्स को प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री हो गई। तो थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ वायरसेस हमारे बॉडी के अंदर ये प्रोड्यूस होते रहते हैं, और बिना हमें पता होते हुए। तो क्या होता है, जब स्टार्टिंग में बिगनिंग में जब वायरस रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट यानी कि ग्रो करता है, यानी कि मल्टीप्लाई, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, जब रेप्लिकेट करता है तब तक हमें कोई भी सिम्टम्स नहीं पता चलते। तो ये जो रेप्लिकेशन टाइम है, मतलब कितने समय में 1 से 10 हो रहा है, 10 से 20 हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और ये इंक्यूबेशन पीरियड हर वायरसेस के लिए अलग अलग होता है। तो अगर SARS-CoV-2 का अगर हम देखें, मतलब कोविड-19 का अगर देखें, तो इट इज़ 4 डेज, मतलब 4 दिन तक आप इन्फेक्टेड हैं वायरस से, तब भी आपको कोई सिम्टम्स नहीं शो होंगे। कि स्लोली जो हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स हैं, उनको रियलाइज़ हो रहा था कि 10 से ज़्यादा न्यूमोनिया के पेशेंट्स आ रहे हैं। और एक डॉक्टर हैं, आपने उनका नाम न्यूज़ में भी सुना होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा, डॉक्टर ली विन लियांग। सो इन्होंने क्या किया, जो मैंने आपको बताया ऊपर, सार्स आउटब्रेक हुआ था 2002 में, इसकी रिमेम्बरेंस इन डॉक्टर को हुई कि ये जो इलनेस है ये उससे रिलेटेड थी। केसेस धीरे धीरे चाइना में बढ़ते गए। तो फाइनली ऑन 9 जनवरी सेंट्रल टेलीविज़न ऑफिशियली अनाउंस किया कि देयर इज़ अ न्यू कोरोना वायरस। तब तक एटलीस्ट 50 पेशेंट्स वर रजिस्टर्ड विद निमोनिया, और पहली मौत हुई 61 ईयर ओल्ड मैन की। और फाइनली जनवरी 23 को वुहान वॉज ऑफिशियली क्वारंटाइन। कोई भी सिटी के ना बाहर जा सकता था, ना अंदर आ सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली 20 पीपल हैड ऑलरेडी पास्ड अवे फ्रॉम द वायरस। और फिर पूरे वर्ल्ड में इसकी न्यूज़ आने लगी। फिर फाइनली WHO ने इसको लेबल किया, दैट इज़ पेंडेमिक डिजीज़। अब अगर हम बात करें कि इस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या क्या हैं, सो अगर हम मोस्ट कॉमन सिम्टम्स देखें तो उसमें आता है फीवर, सोर थ्रोट, कफ एंड सम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब कि सांस चलना, रुक रुक के सांस चलना या फिर हाफना। और अगर हम फीवर पर देखें तो जो पेशेंट आते थे उसमें से 43% पेशेंट्स को क्या होता है, फीवर। बाकी जो दूसरे पेशेंट है, मतलब कि 88% जो पेशेंट होते हैं वो फीवर कहाँ पे डेवलप करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर। सो इससे क्या पता चलता है कि अगर आपको फीवर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वायरस ने इन्फेक्ट नहीं किया है। और अगर हम इसके लेस कॉमन सिम्टम्स पे देखें तो नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, जो कि अबाउट 3 to 5% ऑफ पीपल में ये चीज़ हो सकती है, विच इज़ लेस कॉमन। बट अगर आप देखें तो इसके जो भी सिम्टम्स है, इट साउंड्स लाइक अ कोल्ड, मतलब जो कॉमन कोल्ड होता है जिसके एसोसिएटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ये सिर्फ इसके जो सिम्टम्स है बिल्कुल कॉमन है। और इसी की वजह से यही इस चीज़ को ट्रिकी बनाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट पेशेंट्स विच बिकम्स वेरी क्रिटिकल। तो उनमें होता क्या है, एक्चुअली दे डेवलप समथिंग कॉल्ड RDS, दैट इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। आप इस चेस्ट एक्सरे में देख सकते हैं, ये नॉर्मल एक्सरे और ये ARDS है, दैट इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो लंग्स होते हैं दे डेवलप इन्फ्लामेशन एंड डैमेज। इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन, जिससे क्या प्रॉब्लम होती है कि जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं जा पाती है, और हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं हो पाती है। लेकिन ARDS होने के कुछ और भी रीजंस होते हैं, या मे बी वी कैन से कॉजेज, केस हो सकता है, लाइक सेप्सिस, निमोनिया एंड इवन पेनक्रियाटाइटिस, यानी कि जो पेनक्रियाज होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी कि पेनक्रियास में सूजन हो जाती है। सो इन पेशेंट्स को, जो क्रिटिकल पेशेंट्स है, वो ICU में ट्रीट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेंटिलेशन, मे बी विद द हेल्प ऑफ इंट्यूबिएशन। इंट्यूबिएशन यानी कि हम ट्यूब के थ्रू ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं थ्रू द थ्रोट।
और समटाइम्स हमें पेशेंट को उल्टा भी लेटाना होता है, लाइक ऑन टू देयर स्टमक। इससे क्या होता है कि लंग्स एक्सपांड होते हैं विदाउट एनी इंजरीज, एंड जो लंग्स का बैक पार्ट है उस पर भी ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई हो पाता है। अब ये जो सारी प्रोसेसेस है ये हॉस्पिटल्स में होती है एंड विद एक्सपर्टीज़। लेकिन अगर ये सब चीज़ें भी वर्क नहीं करती है, देन वी मूव टू ECMO, दैट इज एक्स्ट्राकॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। इसको हम इजी वे में अगर बोले तो अगर हमारे लंग्स काम नहीं कर रहे हैं बॉडी के अंदर, देन वी हैव अ मशीन विच एक्ट्स लाइक आर्टिफिशियल लंग्स विच इज़ आउटसाइड द बॉडी। यानी कि जो ब्लड है वो बॉडी के बाहर पंप होता है। तो मशीन क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर इनपुट करता है एंड फाइनली द ब्लड कम बैक्स इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर ब्लड वापस आ जाता है। ये कुछ ट्रीटमेंट प्रोसेसेस है जो मैंने इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है, जो कि आज के टाइम में सबको पता रहना ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ अ पेंडेमिक और इसके जो जनरल थिंग्स है कैसे पेशेंट ट्रीट किए जाते हैं, तो ये नॉन मेडिकोस को भी समझ में आना चाहिए, बिकॉज आवर लाइफ इज़ बिकमिंग लाइक लिविंग विद द वायरस। नाउ अगर हम बात करें कि इस वायरस के रिस्क पे कौन कौन, जैसे कि अभी हमें पता ही है कि कितने ज़्यादा इंडिया में हो चुके हैं, कितने ज़्यादा केसेस बढ़ चुके हैं। बेसिकली अगर हम इसकी क्राइटेरिया देखें कि कौन कौन ज़्यादा रिस्क पे हैं, तो अगर हम एज के हिसाब से देखें, इसमें एज डजेंट मैटर, एज का कोई रोल प्ले नहीं है। बट फिर भी अगर क्राइटेरिया के हिसाब से, फैक्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो एल्डरली जो पेशेंट है वो ज़्यादा इन्फेक्ट हुए हैं, लाइक द पेशेंट विथ हार्ट डिजीज़, लंग्स डिजीज़ और द पेशेंट विथ इम्यूनोसप्रेशन मतलब कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव नहीं है, जैसा एक्चुअल में नेचुरली रिस्पॉन्सिव करता है किसी डिजीज़ के, किसी वायरस के अगेंस्ट। डायबिटीज़, तो ये जो कैटेगरीज के पेशेंट है दे आर एट हाई रिस्क, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट आपने ये डायग्राम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे डेफिनेटली देखा होगा। इसमें क्या है, ये जो कर्व है इसको सब फ्लैटन करने की बात करते हैं, दैट इज़ जो कर्व बढ़ रहा है इसको फ्लैटन करने की, यानी कि जो केसेस है वो कम होने की बात करते हैं। राइट नाउ कोई भी एंटीवायरल जो कि कम्प्लीटली कोविड-19 को प्रॉपरली ट्रीट कर सके अभी तक कोई प्रूव नहीं हुई है। इवन द साइंटिस्ट आर रिसर्चिंग फॉर द वैक्सीन, और अभी पूरी दुनिया में बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं। देयर आर सेवरल न्यूज़ ऑन द वैक्सीन कि वैक्सीन आने वाली है, वैक्सीन आ चुकी है, ह्यूमन ट्रायल्स आर कंप्लीटेड, बट देन टू एटलीस्ट 6 to 8 months लगेंगे वैक्सीन को प्रॉपरली वर्ल्ड वाइड डेवलप होने में, एंड टू रीच आउट एवरी सिंगल पेशेंट। मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश की है कि कॉमन मैन को भी हर चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए A to Z, दैट इज़ वॉश योर हैंड्स, कीप सोशल डिस्टेंस, और इसको स्प्रेड को कम करते जाएं, और जो कर्व मैंने शो किया उसको हम फ्लैटन करने की कोशिश करेंगे। सो हियर आई वुड लाइक टू एंड अप माई वीडियो। कीप सेफ योर सेल्फ एज वेल एज योर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई मेड लर्नर। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं प्लीज़ सब्सक्राइब आई मेड लर्नर। Comment section below your query. You can also mention your queries in my email ID. Thank you so much.